हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर 4 जो एथिक्स का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम इन नोट्स से पढ़ेंगे जो विकास दिव्यकृति के द्वारा विकास दिव्यकृति सर है जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर है, उनके द्वारा पढ़ाए गए थे। तो उनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये नोट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा तथा इसको पीडीएफ इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसका प्रिंटर निकला कर पढ़ सकें। ठीक है। और मैं जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा कि इसमें अच्छा डिटेल से कि किस तरह से आपको नीति शास्त्र कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एथिक्स के अंतर्गत ये देखा जाता है कि एथिक्स क्यों पढ़ा जाए और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। यूपीएससी के आईएएस में रहता है और लाइफ से भी जुड़ी हुई इसमें इवेंट्स रहती है ना। हमारे जीवन में भी एथिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी के मेंस और इंटरव्यू में एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए? मूल्य तटस्थता, तार्किक मस्तिष्क होना चाहिए, बैलेंसिंग माइंड होना चाहिए, है ना? सामतत्य होना चाहिए। गुड और बैड के बीच में आपको अंतर अच्छे से पता होना चाहिए, क्या गुड है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, जिसके में इंट्रोडक्शन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड प्लस वैल्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिलोसफी एंड एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और प्रोबेटी, है ना? ये चीज़ें इसमें आएंगी एथिक्स के अंतर्गत। तो टॉपिक 1 देख रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले सर ने प्रश्न लिखाए थे, संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं, जैसे नैतिकता क्या है, ये वस्तुनिष्ठ होती है अथवा आत्मनिष्ठ, नैतिक मूल्य क्या है। कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य नित्य और स्थायी है, जबकि कुछ का मानना है कि ये समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है, स्पष्ट कीजिए। क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक या अनैतिक ही होते हैं? क्या ऐसी संभावना है कि कोई कृत्य ना नैतिक हो ना ही अनैतिक, है ना? नैतिक व्यवस्था किसी समाज या प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है? समाज को इससे क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? निम्नलिखित के बीच क्या समानता है और क्या अंतर है? जैसे एथिक्स, मोरलिटी, नैतिकता और धर्म, नैतिकता और कानून, पाप, भूल और अपराध, स्वभाव और चरित्र। किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण किन कारकों के आधार पर होता है? किन कारकों के आधार पर सामाजिक नैतिकताएं परिवर्तित होती है? किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य नैतिक है या नहीं, इसका निर्णय किन आधारों पर किया जा सकता है? स्पष्ट करें। किसी व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य विकसित करने में निम्नलिखित संस्थाओं की क्या भूमिका होती है? परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाएं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों ने न केवल नैतिक मूल्य भिन्न पाए जाते हैं, अपितु मूल्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं का स्तर भी अलग अलग होता है? स्पष्ट कीजिए। किस समाज सुधारक, प्रशासक, नेता को आप नैतिक रूप से अपना आदर्श मानते हैं? उसकी शिक्षाओं का सार बताते हुए समझाइए कि आप उन्हें अपने जीवन में कहाँ तक उतार पाए हैं। नैतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता ने पर्याप्त नैतिक प्रगति की है? निजी संबंध और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किस प्रकार अलग होती है? क्या ये दोनों नैतिकताएं पूर्णतः पृथक है या परस्पर संबंधित? उदाहरण देकर समझाइए। तो ये सर ने सबसे पहले प्रश्न लिखाए थे, तो वो है। अब आता है एथिक्स, है ना? एथिक्स के अंतर्गत फिलोसफी में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा जैसे पॉइंट्स आते हैं। सामाजिकरण क्या होता है? पुरस्कार दंड से कैसे लोगों के नैतिकता में सुधार किया जा सकता है? सोचने का तरीका, सोशल कंट्रोल कैसे होता है? नैतिकता वो सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों का निर्धारण करती है तथा ये प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार उन्हीं मूल्यों या प्रतिमानों के अनुरूप विनियमित हो सके, है ना? तो परिभाषा में नैतिक मूल्य, आचरण और प्रतिमान 3 प्रमुख बिंदु बताए गए हैं। एथिक्स और मोरलिटी में क्या अंतर है ना? एथिक्स और मोरलिटी कैसे एक दूसरे को अलग करते हैं? एथिक्स और मोरालिटी को सामान्यतः समानार्थक माना जाता है। एथिक्स ग्रीक भाषा के शब्द एथिका से विकसित हुआ है, जिसका तात्पर्य रीति रिवाज। मोरलिटी शब्द लैटिन भाषा के मोरोस शब्द से बना और इसका अर्थ भी रीति रिवाज ही होता है। इस आधार पर सामान्य राय यही है कि दोनों शब्द शब्द समानार्थक है। सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि मोटे तौर पर समानार्थक होने के बावजूद
इनके अभिप्राय में अंतर है। एथिक्स का संबंध नैतिकता की वस्तुनिष्ठ धारणा से है, अर्थात वे नैतिक नियम, प्रतिमान या ढांचे जो समाज द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं। व्यक्ति इनका पालन बाहरी दबाव में करता है और यदि ना करे तो उसे दंड मिलने या का भय रहता है। इसके विपरीत मोरलिटी का संबंध व्यक्ति की निजी या आत्मनिष्ठ नैतिकता से है। वो किन मूल्यों को प्राथमिक मानता है और उनके लिए किस हद तक प्रतिबद्ध है, इन आधारों पर मोरलिटी तय होती है। यह आंतरिक प्रेरणा पर टिकी होती है, ना कि सामाजिक दबाव पर। एथिक्स और मोरलिटी में क्या संबंध है? विभिन्न परिस्थितियों में एथिक्स और मोरलिटी में सहयोग तथा विरोध के स्वर हो सकते हैं। प्रायः इनमें सहयोग का संबंध होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा सिखाए गए मूल्यों का व्यक्तिगत निष्ठा के साथ पालन करता है तो हाँ, एथिक्स और मोरलिटी साथ साथ होते हैं। जैसे किसी बच्चे के द्वारा माता पिता के पैर छुए जाने का नियम निष्ठा के साथ पालन किया जाना। कभी कभी एथिक्स और मोरलिटी के मध्य अंतर विरोध हो सकता है, विशेषतः जब नैतिक मूल्य और व्यक्ति के अंतरात्मा के बीच टकराहट की स्थिति पैदा हो। उदाहरण के लिए, लाइलाज रोग से दर्द से तड़पता हुआ मरीज डॉक्टर से यूथेनेशिया का निवेदन करे तो डॉक्टर मेडिकल एथिक्स के तहत उसे मुक्ति नहीं दे सकता, किंतु संभव है कि उसकी अंतरात्मा इसके पक्ष में हो और उसे मुक्ति मिल जाए, है ना? इसी प्रकार किसी दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के समय पुलिस अधिकारी के नियम कहते हैं कि उसे सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, जो किंतु उसका मन कह सकता है कि उसे मार दिया जाए क्योंकि वो सैकड़ों व्यक्तियों का हत्यारा है। अब आता है मूल्य। मूल्य के अंतर्गत मूल्य क्या होते हैं? मूल्य की विशेषता है, मूल्यों के प्रकार, मूल्यों की हिरेची क्या होती है, अधिक्रम। मूल्य आत्मनिष्ठ होते हैं या वस्तुनिष्ठ, स्थिर होते हैं या परिवर्तनशील, समाज में मूल्यों का कैसे विकास होता है। तो ये पूरी चीजें आपको पता होना चाहिए। मूल्य की विशेषताएं अगर देखें तो नैतिक आदर्श, मूल्य अमूर्त होते हैं, मूल्य अनेक होते हैं, मूल्य सीखे जाते हैं, मूल्य प्राय स्थिर होते हैं, चेतना में गहराई के स्तर पर होते हैं, मूल्यांकन का आधार होता है, मूल्य वरीयता क्रम लिए होते हैं, मूल्यों का वर्गीकरण, साधन मूल्य और साध्य मूल्य क्या होते हैं, सार्वभौमिक और क्षेत्रीय मूल्य, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्य, स्थिर मूल्य, गतिशील मूल्य, आधुनिक मूल्य, परंपरागत मूल्य, सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, वस्तुनिष्ठ मूल्य, आत्मनिष्ठ मूल्य, है ना? ये सभी मूल्यों के प्रकार होते हैं, है ना? मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, उसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, मूल्य स्थिर होते हैं, गतिशील, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिओन्टोलॉजी क्या होता है और टीलियोलॉजिस्ट क्या होता है? डिओन्टोलॉजी परिणाम निरपेक्षवाद होता है, टीलियोलॉजी परिणामवाद होता है, अर्थात ये परिणाम को देखकर कोई कार्य स्टार्ट करता है ना? और ये नियम के पक्के होते हैं, है ना? परिणाम को ध्यान में नहीं रखते लेकिन कार्य पे फोकस करते हैं, हमको ये करना है, इसका परिणाम चाहे कुछ हो, इस तरह से ये रखते हैं। शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, है ना? शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होती है? आचरण, है ना? आचरण क्या होता है? कंडक्ट, गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट होते हैं। एक्शन, एक्शन की परिभाषा, मानवीय कृत्य, मानवीय कृत्य क्या होते हैं? सचेतन, ऐच्छिक कृत्य क्या होते हैं? इनके प्रकार कौन कौन से हैं, है ना? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या होते हैं? निर्णैतिक कृत्य के आधार क्या क्या होते हैं? प्रतिमान क्या होते हैं जिसे हम नॉर्म्स कहते हैं? सामाजिक नैतिकता का निर्धारण कैसे होता है? भौगोलिक दशा है, जननांग की स्थिति, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, है ना? आर्थिक क्या होती है? संकल्प की स्वतंत्रता क्या होती है? फ्रीडम ऑफ विल, है ना? संकल्प की स्वतंत्रता क्या होती है? धर्म नैतिकता क्या होती है? रिलीजन एथिक्स क्या होता है? महात्मा गांधी के शब्दों में धर्महीन राजनीति मृतदेह के समान है जिसे जला देना चाहिए। तो ये पूरी बातें हैं। सद्गुण और दुर्गुण में क्या है? दोनों इनमें अंतर कैसे किया जा सकता है? नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है ना? समाज को चलाने के लिए नैतिक व्यवस्था की क्या क्या भूमिका होती है ना?
सामाजिक समूह के अंतर्गत कैसे ये कार्य करता है, नैतिक प्रगति को कैसे निर्धारित किया जाता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन मोरल प्रोग्रेस, नैतिक प्रगति को कैसे मापा जाता है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता कैसे कार्य करती है, निजी संबंधों में नैतिकता, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, है ना, इसके उदाहरण भी बताए गए हैं। महात्मा गांधी की शिक्षा है, उससे हम नैतिकता कैसे प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पूरा आपको एक नैतिकता से संबंधित मुझे पूरे पता होने चाहिए, है ना। सोशल फिजियोलॉजी का साइकोलॉजी का तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व क्या होता है ना, सामाजिक पक्ष क्या है उसका, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड से अभिवृत्ति कहते हैं, है ना, किसी भी वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण अभिवृत्ति कहलाता है। जैसे भौतिक विषय क्या होता है, मानसिक विषय क्या होता है, अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है, एटीट्यूड और ओपिनियन में क्या अंतर होता है, एटीट्यूड ओपिनियन में समानता, अंतर और इसमें संबंध कैसे निर्धारित किया जा सकता है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या संबंध और इनमें क्या अंतर होता है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, जेनेटिक फैक्टर क्या होता है ना, व्यक्तित्व संबंधी बातें, डिसफंक्शन ऑफ एटीट्यूड, है ना, अभिवृत्ति व्यवहार में क्या संबंध होता है, एटीट्यूड की स्पेसिबिलिटी क्या होती है, अभिव्यक्ति विचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, एटीट्यूड चेंज कैसे किया जा सकता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस के द्वारा, कोग्निटिव डिसोनेंस संज्ञानात्मक असंवेदिता असंगति के द्वारा, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना, कोग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, डिसोनेंस, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, है ना, सोशल इन्फ्लुएंस और एटीट्यूड क्या होता है, यूनिट फॉर इकोनॉमिक सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो इंटेलिजेंस क्या होती है ना, इसका स्कोप क्या है इंटेलिजेंस का, है ना, धारणा का विकास कैसे हुआ इंटेलिजेंस, 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती है ना, इंट्रा पर्सन और इंट्रो पर्सन में क्या अंतर होता है, इंटेलिजेंस नेचर और नर्चर कैसे होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे परिभाषित किया जाता है ना, वो डेविड गोलमेल के शब्दों में कैसे निर्धारित किया है, इसको परिभाषित किया जाता है, ये डेविड गोलमेल ने इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। इम्पैथी क्या होता है, सिंपैथी क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे सीखा जाता है, बड़ों छोटों के प्रति कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन कैसे किया जाता है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स में कैसे विकसित की जाती है, इंटरेस्ट कैसे लाया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, सिविल सेवा में, है ना, सिविल सर्विसेज में सुझाव कैसे किया जाता है, जो सीसेट का पेपर होता है, थॉमस हॉब्स के क्या विचार हैं, है ना, ये सब केस स्टडी में भी आपको कार्य आएंगे। तो ये पूरी ये केस स्टडी से बातें हैं। अब आता है टॉपिक 5 जिसके अंतर्गत फिलोसफी आता है ना, दर्शन के अंतर्गत भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन होता है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत वैदिक और वेदेतर दर्शन को माना जाता है। वेदांत क्या होते हैं, वेद और उपनिषद में क्या अंतर है और क्या इनकी परिभाषा है, मोक्ष की अवधारणा कैसे की जाती है, कर्म सिद्धांत क्या होता है, संस्कार का अर्थ क्या होता है, ऋण कितने प्रकार के होते हैं, अवतारवाद से क्या से है, निष्काम कर्मयोग से क्या से, निष्काम कर्मयोग की परिभाषा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचार, है ना, गीता का निष्काम, चावार्क दर्शन, है ना, चावार्क क्या किस बात में विश्वास करते हैं, नवयान क्या होता है, बौद्ध दर्शन से संबंधित बातें, चार आर्य सत्य, मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म में, आत्मदीपो भव, जैन दर्शन से संबंधित फिलोसॉफी, जैन दर्शन से संबंधित फिलोसॉफी के अंतर्गत अनेकांतवांत, है ना, त्रिरत्न, फिर महात्मा गांधी, उनके प्रभाव, महात्मा गांधी का एकादश व्रत क्या था, महात्मा गांधी के सत्य के संबंध में क्या विचार थे, अपरिग्रह के संबंध में क्या विचार थे, साधन साध्य के संबंध में क्या विचार थे, हृदय परिवर्तन ये कैसे करते थे, समाजवाद के बारे में इनका क्या विचार था, है ना। फिर आता है नैतिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवाद से क्या समझते हैं, अंत्योदय की क्या
अवधारणा थी। 11 व्रत कौन से हैं? आस्वाद के बारे में इनका क्या विचार था? शिक्षा से संबंधित क्या इन्होंने शिक्षा दी? ज्ञान के साधन कौन कौन से थे? अंतरात्मा के प्रकार कितने होते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के विचार, वर्ण जाति व्यवस्था कैसे समाप्त की जाए, नवयान इन्होंने चलाया था। दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित विचार, है ना, दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन, मानववाद, एकात्म मानववाद, ये चीजें इनके बारे में। श्री अरविंदो घोष, परिचय प्रभाव पुस्तक है, इनका दर्शन क्या था? स्वामी विवेकानंद का दर्शन, है ना, तिरुवल्लुर का दर्शन, है ना? ग्रीक दर्शन, जैसे ग्रीक दर्शन के अंतर्गत सुकरात युग, सुकरात के पूर्व का युग, सुकरात युग, सुकरात के पश्चात का युग में कौन कौन से लोग आए, है ना, सिनिक, अरस्तु, प्लेटो, एपिक्यूरनवाद, आधुनिक मीमांसा, जेएस मिल। अब आता है हमारा टॉपिक 7, जिसके अंतर्गत प्रोबिटी आता है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए? गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ क्या, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कैसे चलते हैं? हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी, इसमें कैसे रूल ऑफ लॉ गुड गवर्नेंस के बारे में बताया गया है ना। एथिकल गवर्नेंस क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी कैसे निर्धारित की जाती है, इसको मजबूत कैसे किया जाता है? शासन में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए? पब्लिक सर्विस से आप क्या समझते हैं? करप्शन को रोकने के लिए 1988 में जो एक्ट बना, उसमें क्या क्या धाराएं हैं? शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार क्या क्या है? समतावाद क्या होता है? अरस्तु हिगेल के राज्य के संबंध में क्या विचार है? उदारवाद से क्या समझते हैं? सुशासन की स्थापना के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? भारतीय कार्य संस्कृति, भारतीय कार्य संस्कृति के बारे में, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रमुख बातें, भ्रष्टाचार की प्रकृति कैसे होती है, भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या होते हैं? सामाजिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, कमजोर कानून, प्रशासनिक ढांचा कैसा है? भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? नीति संहिता क्या होता है और आचरण संहिता क्या होता है? एआरसी की जो रिपोर्ट है, उसमें शासन में नैतिकता संबंधी प्रावधान क्या क्या है? सिविल सेवा का ऐतिहासिक क्रम कैसे पता करते हैं, मतलब क्या होता है वो? सेवा प्रदाय की गुणवत्ता का अर्थ से क्या अर्थ है? सेवोत्तम मॉडल क्या होता है? सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त किया जाए? सेकेंड एआरसी की जन शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में सेकेंड एआरसी के क्या क्या सुझाव दिए गए थे, उसका कैसे निदान होता है? लोक निधियों का उपयोग कैसे किया जाए? लोक निधियों का सदुपयोग कैसे किया जाए? सिटीजन चार्टर क्या होता है ना, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस स्थापित करने में कैसे सहायक होता है? सूचना का अधिकार, आरटीआई, आरटीआई एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्या है इसका कारण और उद्देश्य, संक्षिप्त इतिहास, है ना। तो आरटीआई के बारे में पूरा आपको जन आंदोलन से ही पता करना है, और लास्ट तक आरटीआई एक्ट तक पूरा याद करना है। इसकी धाराएं कितनी, कितने इसमें बंद किए गए, आरटीआई के संबंध में प्रोविजन क्या है, आरटीआई कैसे लगाई जाए, है ना, आरटीआई किन किन क्षेत्रों में नहीं लगाई जा सकती है, आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। आरटीआई रूल 2019 में क्या संशोधन हुआ है, वो पता होना चाहिए। सेकेंड एआरसी और आरटीआई क्या है? तो ये पूरा आरटीआई से संबंधित बातें पता होना चाहिए। काफ़ी डिटेल में सर ने पढ़ाया था आरटीआई के संबंध में। फिर आता है हमारा बेंथम और मिल के बारे में ना। सुखवादी चिंतक कैसे हैं? बेंथम मिल, बेंथम और मिल में समानता क्या है? जी मुरे के विचार, विकासवाद क्या होता है ना। हार्वर्ड स्पेंसर कौन थे? पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, संतुलन समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, हिगेल के दर्शन, है ना, हिगेल का दर्शन आपको पता होना चाहिए। ब्रेडले के बारे में पता होना चाहिए, कांट के बारे में पता होना चाहिए। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर, आत्मा और जगत में कैसे मतलब क्या क्या इनमें पाया जाता है? कांट का एथिक्स क्या कहता है? मानव का कर्तव्य क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता से क्या से, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है? अंत प्रज्ञावाद, इंटू ट्यूनिज्म क्या होता है? चीन के अंतर्गत देखेंगे तो कन्फ्यूशियसवाद, है ना, कन्फ्यूशियसवाद, है ना। जॉन रोल्स ने सामाजिक न्याय के बारे में क्या क्या बातें कही? तो ये पूरा आपको मार्क्स का इतिहास किस तरह से लोगों के विचार परिवर्तित करता है, मार्क्स का इतिहास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्स एंड एथिक्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरीके से एथिक्स को आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।
तो ये शॉर्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत